नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मयूर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। उसमें जो राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम कल बात की थी। हमने कल बात की थी राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में, और आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं और कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो प्रिंटेड नोट्स है, इनके माध्यम से कम समय में हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए इनका सही स्वरूप एक तरीके से सही हम अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में शुरुआत करेंगे। शुरुआत से पहले आप अपने यूट्यूब चैनल मयूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आपको अच्छा पढ़ने को मिलता है तो आप निश्चित रूप से इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेशों का तात्पर्य। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो भौतिक प्रदेशों का तात्पर्य है कि स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक ऊंचावच, जो भी हमारा स्थल मंडल है उस पर भौगोलिक ऊंचावच, कहीं पर भी हम पठार है तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झीलें हैं। तो ये सब जो विभिन्नता पाई जाती है उन्हें हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, कहीं वन है, कहीं प्राकृतिक संसाधन आदि किसी भी विशेष संदर्भ में अध्ययन भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। कि हमारे जो भी स्थल मंडल है, स्थल मंडल में हम जो भी अपने चारों ओर, चाहे वो वन हो, चाहे पर्वत, नदी, मैदान, जो प्रदेश भी हमें चारों ओर दिखाई देता है वह एक भौतिक प्रदेश के रूप में है। भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार कि भौतिक प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्थल स्वरूप में जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान और मरुस्थल, ये चार भाग है वो स्थल स्वरूप के भाग है। अब है भौतिक दशाएं जैसे जलवायु हो गई, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा की मात्रा, ये सब भौतिक दशाएं होंगी। विशिष्ट आर्थिक लक्षण जैसे खनिज संसाधन हो गए, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, ये विशिष्ट आर्थिक के क्षेत्र में आएंगे। 4 नंबर कृषि एवं फसल प्रतिरूप। 5 नंबर जनसंख्या वितरण, परिवहन इत्यादि। अब भौतिक प्रदेश है, वो भौतिक प्रदेशों के बारे में। राजस्थान में भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम वर्गीकरण 1967 में किया गया। यह बात हमें ध्यान रखनी है कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1967 में किया गया था, और जिन्होंने किया था वो वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में ये पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस वर्ष किया गया। तो ध्यान रखना, में 1967 में सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था। और जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वीसी मिश्रा, और इनकी जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, वो वर्ष 1968 में प्रकाशन में आई और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशा, कृषि, फसल प्रतिरूप, विशिष्ट आर्थिक लक्षण के आधार पर राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया है। कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने 7 भागों में विभाजित किया है। इनमें पहला पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसकी विशेषताएं क्या बताई इन्होंने कि शुष्क रेगिस्तानी मैदान, जहाँ पे वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आता है। इसमें मरुस्थल को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, जहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा होती है, सबसे शुष्क जिला भी जैसलमेर को माना जाता है राजस्थान में। बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, जोधपुर, चूरू,
पश्चिमी नागौर, ये सारे पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आता है, जहाँ पर वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। 2 नंबर इन्होंने बताया अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली के पश्चिमी का शुष्क प्रदेश। जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला है ऐसे, अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क में आते हैं। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं? इनमें जालोर आता है, पाली, नागौर और झुंझुनू। हम बात करेंगे आगे तो तीसरा नंबर आता है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र निश्चित रूप से राजस्थान में नहरी सबसे बड़ा गंगानगर और पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित होता है। यहाँ पर वर्षा तो 15 से 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के द्वारा बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर में और गंगानगर में घग्गर नदी के द्वारा जल की सिंचाई या जल की आपूर्ति की जाती है। अरावली प्रदेश में सिंचित रेगिस्तान मैदान और वर्षा वहाँ पर भी 15 से 25 सेंटीमीटर हो जाए। इसमें उदयपुर, दक्षिणी पूर्व पाली और पश्चिमी डूंगरपुर क्षेत्र आते हैं। 5 नंबर पर उन्होंने वर्गीकृत किया कि पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसमें अरावली की पहाड़ियाँ जहाँ पर वर्षा 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वे पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसमें मुख्यतः जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा क्षेत्र शामिल किया गया था। 6 नंबर हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्व कृषि प्रदेश। विंध्याचल के अलावा पठार और वार्षिक वर्षा जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इसमें पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। 7 नंबर है चंबल बीड़ प्रदेश। चंबल बीड़ प्रदेश जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक हो, सवाई माधोपुर और जोधपुर क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे सन 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। सन 1971 में एक भूगोलवेत्ता थे डॉक्टर रामलोचन सिंह, जिन्होंने राजस्थान के भौतिक दृष्टि से राजस्थान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। 2 भरत प्रदेश, अरावली और दक्षिणी पूर्व पठार। दूसरा 4 उप प्रदेशों के में विभाजित किया, जैसे पश्चिमी मरुस्थल हो गया, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान। 3 नंबर बाहर जलवायु प्रदेश। आगे देखिए सन 1984 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने, प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उच्चावच और भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया था। राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी, जिसे महाड़ौती का पठार के नाम से भी जानते हैं। अब राजस्थान में जो भौगोलिक प्रदेश है मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। किसी ने 4 भागों में बांटा है, किसी ने 3 भागों में और किसी ने 7 भागों में बांटा है। तो मुख्यतः हम बात करेंगे कि राजस्थान के मैदान, राजस्थान में जो भी मैदानी प्रदेश है वो लगभग 51% भाग पर फैले और सबसे ज़्यादा भौगोलिक प्रदेश मैदानी प्रदेश ही है। उच्च पठारी प्रदेश 31%, निम्न भूमि 11%, 6% पर्वतीय श्रृंखला 1% उच्च पर्वतीय शिखर है। चलिए दोस्तों, यह रहा राजस्थान का मैप और यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से प्रदेश कहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से लगाकर यहाँ तक यह हमारा मरुस्थल और इस मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ से लगाकर ये पूरा अरावली पर्वतमाला है।
राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, उसके पश्चिम में मरुस्थल है, आपको पता है। यह अरावली पर्वतमाला है और यहाँ पर यह मैदानी प्रदेश है। और ये जो आपको अलग दिखाया गया है, यह है पठारी प्रदेश है। यह पठारी प्रदेश है। इस तरीके से राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया। एक तो मरुस्थल हो गया, एक अरावली पर्वतमाला है, एक पूर्वी प्रदेश हो गया और एक पठारी प्रदेश हो गया, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी, हाड़ौती का मैदान भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ये देखिए, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र, और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम बात करते हैं भूगोल की। तो ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन, उसके लिए हम भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान की भूगोल। चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की बात करेंगे, जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, की उत्पत्ति न्यूटन महाकल्प, नियोजक एरा चतुर्युग, प्लेस्टोनिक काल और 33 सागर का अवशेष के रूप में मानी जाती है। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल किसका भाग है, तो हमें ध्यान रखना है 33 सागर के अवशेष का भाग है। सर सिरिल फॉक्स तथा बेलेंड फोर्ड के अनुसार तीसरी काल तथा थार के मरुस्थल में समुद्र नीचे था। चतुर्थांश महाकाल के प्लेस्टिनो काल में समुद्र के निरंतर पीछे हटने से और सूखने से मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि अत्याचार, निवारण, मृदा का जल से अनुचित प्रबंधन के कारण मरुस्थलीय दशाओं का विभाजन हुआ है। उन्होंने बताया कि यह यहाँ पर पहले मरुस्थल था और मरुस्थल के पीछे हटना और सूखने के कारण, सूखा किसे, मानवीय क्रिया भी हुई, जैसे अतिचारण हुआ, निवनीकरण हुआ, मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण मरुस्थलीय दशाओं का विभाजन हुआ। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार। अब राजस्थान में जो मरुस्थल है वो किन किन जिलों में फैला हुआ है और वो राजस्थान के कितने भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल मरुस्थल लगभग 61.11% फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा मरुस्थल ही है राजस्थान में, जो लगभग 61% राजस्थान में फैला हुआ है। आगे हम आएंगे कहीं तो बात करेंगे। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है, क्योंकि भारत, ये राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है और पश्चिम में ही पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारत में दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में भी विस्तृत है। भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है तथा सबसे कम हरियाणा में फैला हुआ है। जहाँ पर भारत में 5 राज्य, 1, 2, 3, 4 राज्यों में, जहाँ 4 राज्यों में ये मरुस्थल फैला हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में और सबसे कम हरियाणा में है मरुस्थल फैला हुआ। चलिए दोस्तों, आगे राजस्थान में थार का मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61.11%, हमने बताया था 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान का कुल मरुस्थल, जबकि राजस्थान के मुख्य मरुस्थल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान में थार मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। राजस्थान में थार का मरुस्थल का देशांतरीय विस्तार है 69 मिनट 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 75 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। थार के मरुस्थल की कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 300 से लगाकर 350 मतलब 360 किलोमीटर तक इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में
थार के मरुस्थल के समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 250 मीटर है, जबकि उत्तर पूर्वी औसतन ऊंचाई 300 तथा दक्षिणतम में 150 है। कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसके उत्तर में ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर है। और जो दक्षिण है, दक्षिण में ये कम है, ढलान क्षेत्र है, तो यहाँ पर लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। राजस्थान में थार का मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। बताया था राजस्थान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। प्रशासनिक दृष्टि से थार में मरुस्थल राजस्थान के 12 जिले स्थित है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये कुल 12 जिले हैं जो कि मरुस्थल से ग्रस्त है। और इनमें राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 61.11% राजस्थान के क्षेत्रफल में मरुस्थल फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में उत्तरी सीमा पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी सीमा गुजरात और पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो पश्चिमी में रेडक्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। जो राजस्थान है उसके पश्चिम में जो अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, इधर जो भी भाग है ये सारा का सारा मरुस्थल है। और ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर 50 सेंटीमीटर समवर्षा की यहाँ पर समवर्षा रेखा है, उसके समानांतर ये चलता है। इसके पश्चिम में पूरा मरुस्थल है। राजस्थान में मरुस्थल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थली। अब देखिए मरुस्थल में संबंधित कुछ शब्द आते हैं, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को यह पता है। संबंधित महत्वपूर्ण थली किसे कहते हैं? कि राजस्थान थार में मरुस्थल के स्थानीय भाग को थली कहते हैं। थार में मरुस्थल को स्थानीय भाषा में थली कहते हैं। दोहरे मरुस्थल में पाए जाने वाले रेतीले बलुई मिट्टी का निर्माण लहरदार स्थलाकृति को स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। जो मरुस्थल है उसमें जो मिट्टी से जो लहरदार दोहरे बनते हैं उन्हें मरुस्थल में जो दोहरे बनते हैं उन्हें हम दोहरे कहते हैं। लू थार में मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म पवनें जो स्थानीय गर्म पवने का उदाहरण है, जिसे हम लू कहते हैं। यह ज़्यादातर जून के महीने में चलती है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं स्थानीय पवनें। तापमान और वायुदाब में विषमता के कारण किसी स्थान की विशेष में चलने वाली स्थानीय पवनें 2 प्रकार की होती है, तो गर्म होती है और एक ठंडी होती है। सबको पता है कि पवनें 2 होती है, एक गर्म और ठंडी, जो हर क्षेत्र की अलग अलग होती हैं। भभूलिया, यह भी पूछा गया था कई बार एग्जाम में, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि थार के मरुस्थल में आकस्मिक आने वाले वायु के चक्रवातों को स्थानीय भाषा में भभूलिया कहते हैं। जो भी मरुस्थल क्षेत्र से संबंधित बच्चे हैं उनको तो सबको पता है कि भभूलिया किसे कहते हैं। चलिए आगे, चक्रवात। ग्रीष्म ऋतु में केंद्र से अधिक तापमान और निम्न वायुदाब के कारण पवनें तीव्र गति से परिधि से बाहर केंद्र की ओर गति करती है तथा गर्म होकर ऊपर उड़ती है। इस अवस्था को चक्रवात कहते हैं। कि चक्रवात किसे कहते हैं? कि ग्रीष्म ऋतु में जब कोई केंद्र में अधिक तापमान एवं निम्न वायुदाब के कारण पवनें तीव्र गति से परिधि मतलब बाहर से केंद्र की ओर गति करती है। मतलब ये है, जो बाहर से जो वायु अंदर की तरफ आएगी उसे तो हम चक्रवात कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? चक्रवात। और एक आपने नाम सुना होगा, प्रतिचक्रवात। एक होता है प्रतिचक्रवात, इसमें केंद्र बिंदु में अधिक वायु रहती है जो बाहर परिधि की ओर चलती है। इन्हें हम प्रतिचक्रवात कहते हैं और इन्हें हम चक्रवात कहते हैं। मावठ
माउंट थार के मरुस्थल में शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिम में विक्षोभ से आने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। ये सबको पता है लगभग, ये ज़्यादा विस्तार बताने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं माउंट, क्योंकि हम सारे कृषि प्रदेश और कृषि फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि माउंट क्या होती है। मावठ रबी की फसल गेहूं के लिए अधिक उपयोगी होती है, इसी कारण इसे मावठ या गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। अब पूर्वइया ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसून हवाओं को स्थानीय भाषा में पूर्वइया कहते हैं। पूर्वइया राजस्थान में अधिकांश 90% वर्षा लाती है। जो पूर्वइया चलती है उसमें राजस्थान में 90% वर्षा करती है। रेन बालिका स्तूपों के मध्य स्थित दलदली क्षेत्र में रन टाटा या तली अभिनाथ कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में है, जैसे कि पोखरण, बरमल, कनौद, भाकरी, लावा, जैसलमेर, थोबा, बाड़मेर, भाप और जोधपुर। रन वो होते जो वर्षा के समय में जो छोटी छोटी झीलें होती हैं वो पानी से भर जाती है, उन्हें हम रन कहते हैं। थोब इन क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल में सबसे बड़ा रन क्षेत्र है। बोलसेन पलाया से सूखने से निर्मित मैदान बोलसेन कहलाते हैं। जो पलाया होती है, जो अनिश्चित झीलें होती है, छोटी झीलें जिनके सूखने के जो मैदान का निर्माण करती है, उन्हें हम बलोन कहते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार। अब राजस्थान में कितने प्रकार के मरुस्थल है? तो पहला है हेमदा। इसमें क्या कि चट्टानें पथरीले मरुस्थल जैसे पोखरण, जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, ये है जो कि मरुस्थल के अंदर जो पर्वत है उनको हेमदा नाम दिया गया है। दूसरा रेग, ये एक मिश्रित मरुस्थल है जो हेमदा और चारों ओर पाया जाता है। यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में है। इर्ग क्या है? इर्ग है कि इसमें संपूर्ण मरुस्थल व महान मरुस्थल कहा जाता है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आते हैं। अब बात करेंगे लघु मरुस्थल कि कच्छ के रन गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहा जाता है। कच्छ के रन गुजरात और बीकानेर के मध्य जो स्थित है मरुस्थल, उसको हम लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। थार का मरुस्थल का वर्गीकरण एक तो जलवायु के आधार पर कि शुष्क रेतीली मिट्टी जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा है, और एक अर्ध शुष्क जहाँ से 25 से 40 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं, उन्हें अर्ध शुष्क में बांटा गया है। जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा है उन्हें हम पूर्णतः शुष्क प्रदेश में बांटा गया। शुष्क रेतीले व अर्ध शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा, जिसे हम डायसोमियम भी कहते हैं, ये विभाजित करती है। जैसे कि ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल में ये अरावली है, बीचों बीच ये अरावली है। और अरावली के यहाँ पर यह पूर्णतः शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। और यह जो प्रदेश है यहाँ पर वर्षा 25 से लगभग ज़्यादा, थोड़ी बहुत 25 से 40-45 तक ये वर्षा होती है, जिसे हम अर्ध शुष्क कहते हैं। इनके मध्य जो है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो इनको शुष्क और अर्ध शुष्क भागों को अलग करती है। पहली के शुष्क रेतीली प्रदेश 25 सेंटीमीटर 250 mm जिसे हम कहते हैं। वर्षा रेखा को पश्चिम में स्थित प्रदेश जहां 25 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है उसे हम शुष्क प्रदेश कहते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क रेतीले प्रदेश की पूरी सीमा से निर्धारित करता है। शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया। एक बालू का स्तूप प्रदेश जो कि 41.50 किलोमीटर है। दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो कि 58.50% है। अब बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश। शुष्क रेतीले प्रदेश का वह भाग जहाँ बालू का स्तूप दोहरे नहीं पाए जाते हैं। मुक्त का मतलब जहाँ दोहरे नहीं पाए जाते हैं। इसमें परतदार औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। यह शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार जैसलमेर में सर्वाधिक है, बाड़मेर और जोधपुर में। हेमादा रेगा, मगरा, लाठी सीरीज, चंदन नलकूप, आंकला गांव, जीवाश्म पार्क और कुलदरा ग्राम, ये सब बालू का मुक्त प्रदेश है। हम बात करेंगे मगरा। मगरा क्या होता है कि बालोतरा बाड़मेर से लगाकर पोखरण के मध्य जो स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उन्हें हम मगरा कहते हैं। अब बात करेंगे लाठी सीरीज। जैसलमेर से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक भूगर्भीय जल पट्टी जिसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। जैसलमेर से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ भी सकता है कि जैसलमेर से पोखरण के मध्य 64 किलोमीटर जो क्षेत्र में भूगर्भीय जल पट्टी है उसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। जैसलमेर में ट्रियासिन युगीन औषधि चट्टानों का जमाव है जो कि मीठे जल के पट्टी व सलीड ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज में सेवन घास पाई जाती है जो अत्यधिक पौष्टिक युक्त घास है। लाठी सीरीज में जो घास पाई जाती है वो सेवन है और सेवन घास अत्यधिक पौष्टिक होती है। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम लूसियस सेडिकुस है। ये ध्यान रखना हमें कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। सेवन घास को स्थानीय भाषा में लीलोन भी कहते हैं। सेवन घास का स्थानीय भाषा में लीलोन भी कहा जाता है। सेवन घास के मैदानों में अत्यधिक अधात्विक खनिज भंडार जैसे कि रोग फॉस्फेट, बिरामनिया, जैसलमेर आदि पाए जाते हैं। सेवन घास के मैदान सर्वाधिक गोडाउन पक्षी निवास करते हैं। गोडाउन पक्षी जैसलमेर जिला का शुभांकर कौन सा है ये आपको बताना। जैसलमेर जिले का शुभांकर, जैसे कि हर जिले का शुभांकर दिया गया उसी तरह से जैसलमेर जिला का शुभांकर गोडाउन दिया गया है जो कि मरू राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान की परिस्थिति संतुलन एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज है जो कि 64 किलोमीटर है। लाठी सीरीज कितनी है? 64 किलोमीटर। ये हमें ध्यान रखना है। अब चांदन नलकूप क्या है कि लाठी सीरीज से जैसलमेर में चांदना गांव में स्थित एक नलकूप जहाँ के आसपास क्षेत्र की जलापूर्ति होती है वह चांदना नलकूप है। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। ये एक भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। इसे थार का घड़ा क्योंकि चंदन नलकूप में मीठा पानी है और ये आसपास के क्षेत्र में पीने योग्य पानी की सप्लाई यहाँ से होती है तो इसलिए इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। आकल गांव जीवाश्म पार्क। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू उद्यान में आकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क है जहाँ पर जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिलते हैं जिसमें है 1 नंबर ट्रियासिक काल, रेंगने वाले जीवों का काल। 2 नंबर है जुरेसिक काल जो घने जंगलों का विकास है। तीसरा है क्रीटेशिक काल जो ज्वालामुखी की क्रिया से है। आगे देखिए कुलधरा गांव। एक पश्चिमी राजस्थान में कुलधरा गांव है जैसलमेर में जो कि बालू का मुक्त प्रदेश में स्थित है। यह गांव जहां पर व्हेल मछली या डायनासोर के अवशेष मिले। जब यहाँ पर खुदाई हुई यहाँ पर कुछ अवशेष मिले जो कि व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले जहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पुराने समय में सागर था जो कि धीरे धीरे सूख गया और जहाँ से आज मरुस्थल हो गया। कुलधरा गांव में राजस्थान का पहला
कैटस गार्डन की स्थापना की गई थी। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, वो तो थे मुक्त प्रदेश, ये है युक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश में क्या है कि शुष्क रेतीले प्रदेश में स्थित जहाँ पर बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है। राजस्थान में मरुस्थल बालू का रेतीली बलुई मृदा के निर्माण में लहरदार स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। बालू का स्तूपों के मध्य मार्गों को करवा या घासी कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है, जो भी बालू का स्तूप है वहाँ के मध्य, जैसे कि ये दो बालू का स्तूप है, यहाँ के मध्य का जो भाग है उसे हम कारवा या घासी कहते हैं, जहाँ से ऊँटों का समय गुजरता है। क्योंकि पश्चिम राजस्थान पाकिस्तान की सीमा बनाता है और पाकिस्तान की सीमा के यहाँ पर जो BSF के जवान होते हैं ये ज़्यादातर निगरानी ऊँटों से करते हैं। तो ऊँटों के जो चलने की जो जगह होती है बालू का युक्त प्रदेशों में, उनके जो दो बालू का स्तूप है इनके बीच में जो ऊँट चलते हैं उन्हें हम घासी या करवा कहते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिण गंगानगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। विशेषता इसमें ईर्ग और बालू का स्तूप और खड़ीन है। विशेषता इनकी ये है। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। अब बालू का स्तूपों का वर्गीकरण कैसे किया गया कि वेगोल्ड ने 1993 में बालू का स्तूपों के दो भागों में विभाजित किया, जैसे बरखान और शिव। हेकी सन 1941 में बालू का स्तूपों के 3 भागों में विभाजित किया, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। और मेकी ने 1969 में 8 भागों में विभाजित किया है, जो कि है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ स्तूप, बरखान, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, सब्र फालिज नेटवर्क बालू का स्तूप और अवरोधी बालू का स्तूप। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती और रेखीय बालू का स्तूप के बारे में। पवन की दिशा के समानांतर या अनुचित निर्माण होने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। कि जो पवनों की दिशा होती है उसी के समानांतर जो धोरे बनते हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये जैसलमेर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनों की दिशा के लंबवत या समकोण, जैसे कि यह पवनें चलती है इसके समकोण या लंबवत जो अवरोध में आने वाले बालू का स्तूप होती है उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इनका समकोण बालू का स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि ये समकोण, आपको पता है कि समकोण इसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो जब ये पवनें चलती है इनके लंबवत जो रेत के दोहरे आ जाते हैं उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं। बरखान या बरछान। चलो, बरखान या बरछान वायु भंवर गति के गतिशील या स्थित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान या बरछान कहलाते हैं। यह भारली, चूरू, ओस या जोधपुर और सीकर झुंझुनू में पाए जाते हैं। तार का बालू का स्तूप, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात है नहीं, ये क्योंकि ये नॉर्मल है, सीधा सीधा लिखा हुआ और इनका इतना ही विवरण आपके दिया गया है। अगर ज़्यादा विवरण होता तो निश्चित रूप से हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जो भी चीज़ विस्तार पूर्वक बताने लायक होगी हम उनको ज़रूर बताएंगे। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है तारा बालू का स्तूप। वह है बालू का स्तूप जो सारे तारे के समान दिखाई देती है, जो कि तारे के समान दिखाई देती है, तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये मुख्यतः जैसलमेर में, मुख्यतः मोहनगढ़, श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ में क्षेत्र में पाए जाते हैं। 5 नंबर पैराबोलिक बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनके आकृति अर्धचंद्राकार होती है। हमें ध्यान रखने है कि अर्धचंद्राकार ऐसे यह जहाँ पर दिखाई देती है तो हमें निश्चित रूप से पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है, क्योंकि यह है
पूरे मरुस्थल में कहीं ना कहीं तो पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको? बीकानेर जिले में। 6 नंबर पे सब्र काफिस। बात करते हैं 6 नंबर में सब्र काजी। छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू के स्तूप को सब्र काजी कहा जाता है। संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर जिले में होते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं क्योंकि ये जो भी झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के पास में जो रेत वायु के साथ चलती है तो इन पहाड़ियों के इन झाड़ियों के साथ जमा हो जाती है, जिन्हें हम सब्र काफिज कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे। नेटवर्क बालू का स्तूप। हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला में पाए जाने वाले बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप किसी अवरोध के कारण बनते हैं, जिससे पलया झील इसका लेटेस्ट उदाहरण है। यहाँ पर आप सारे देख सकते हो, यहाँ पर बालू का स्तूप है, इधर भी बालू का स्तूप है। ये जो है ये झील है, यहाँ पर पानी है, वर्षा का जल एकत्रित हुआ है और इसमें अस्थायी झील भी है, नमकीन झील भी कहते हैं। इसमें कृषि के कार्य भी लिए भी पानी यूज में किया जाता है और दलदली क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि मरुस्थल में ज़्यादा समय में पानी स्थित नहीं रहता है तो ये कम समय में सूख जाता है। जहाँ पर क्षेत्र ये दलदली हो जाता है और वहाँ पर खारा पानी, ज़मीन बिल्कुल शुष्क है तो वहाँ पर खारा भी ज़्यादा रहेगा, तो ये नमकीन जलेबी है। और यह ज़्यादा समय नहीं रहती, जिन्हें हम अस्थायी जलेबी कहते हैं। आगे एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा अरावली आ गया। अरावली ये रहा। अब बात कर देंगे पलाया। पलाया स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य शुष्क प्रदेश में उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि बेसिन से है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यस, ये ठीक रहेगा। थार के मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि, जहाँ वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया जिला जैसलमेर में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरुस्थल भी जैसलमेर में ही है। खारे पानी खारे जल की पलाया जिले को सेलिनास भी कहते हैं। सेलिनास किसे कहते हैं कि खारे पानी की जो पलाया झीलें होती है उन्हें हम सेलिनास भी कहते हैं। पलाया झीलों में वाष्पीकरण के कारण लवणों की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र क्षारीय क्षेत्र या कलर भूमि भी कहलाते हैं। पलाया को अरब के रेगिस्तान में खबारी, ममलारा और सहारा मरुस्थल में शुष्क सट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सट कहा जाता है। आगे चलते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश। अब 2 नंबर पर अर्ध शुष्क प्रदेश आ गया। पहले हम शुष्क प्रदेश की बात कर रहे थे, जो कि पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिमी क्षेत्र में जो भी था वो शुष्क है, और 25 सेंटीमीटर जो वर्षा उसके पूर्व की तरफ और अरावली पर्वतमाला के मध्य जो ये भाग है, इसको हम अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित ये भूभाग जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकृत करते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार शुष्क रेतीला मैदान तथा अरावली प्रदेश के मध्य पाए जाते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। बताया था आपको कि ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है, इसके अर्ध शुष्क प्रदेश पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। पश्चिमी सीमा है उसका ये निर्धारण करता है। यहाँ पर ये अरावली है, जो इनके मध्य जो भी भाग है यह अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले अर्ध शुष्क प्रदेश का पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। उत्तरी सीमा का निर्धारण घग्गर नदी करती है, जो हनुमानगढ़
और गंगानगर में बहती है। अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण। अब अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें घग्गर प्रदेश जो कि उसका उत्तरतम बिंदु है, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाना लैंड, ये 4 भागों में अर्ध शुष्क प्रदेश का भौगोलिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का नवनीत मैदान है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र योधे प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर योधे जाति निवास करती थी। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी निर्मित मैदान भाग को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। जो भी घग्गर नदी का मैदान है हनुमानगढ़ में, वहाँ के स्थानीय लोग इसे नाली कहते हैं। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होती है, जिसमें गंगानगर में गंग नहर के द्वारा होती है। हनुमानगढ़ में भांगड़ा नहर से होती है। सिद्धमुख नहर ये हनुमानगढ़ के नौहर तथा भादरा तहसील में है। और इंदिरा गांधी नहर है जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के जिलों में इसकी सिंचाई होती है। घग्गर के दोआब। अब घग्गर के दोआब, अब आपको पता है दोआब किसे कहते हैं कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे कि ये एक नदी है और ये एक नदी, इनके जो ये बीच का क्षेत्र है इसे हम दोआब कहते हैं। अब घग्गर नदी किन 2 नदियों के बीच का है, तो आपको पता है कि सतलज व घग्गर नदी के बीच के भूमि को घग्गर के दोआब प्रदेश के रूप में बांटा गया है। अब आगे राजस्थान में कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में जो घग्गर नदी है वो दोआब प्रदेश में एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती है, जिसका नाम रेविरिना मिट्टी है, जो गंगानगर में पाई जाती है। रेविरिना मिट्टी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। रेविना मिट्टी है उसमें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सेम की समस्या। अब सेम की समस्या क्या है कि जो भी जल की समस्या है राजस्थान में वो सेम की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मरुस्थल है और मरुस्थल के कारण जल की कमी है, उससे हम सेम की समस्या की संज्ञा दी गई है। नहरी क्षेत्रों के आसपास की भूमि जल रिसाव के कारण भूपटल पर ऊपरी परत दलदली हो जाती है तथा मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। यह मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ की सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि वहाँ पर घग्गर नदी का जो भी पानी है वो ऊपरी परत सूखने के बाद में दलदली हो जाती है और वो बाद में किसी भी काम की नहीं रहती है। सेम की समस्या का समाधान नहरी क्षेत्रों के आसपास वृक्षारोपण करना, कि नहरों के आसपास जब हम ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो वहाँ पर सेम की समस्या को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। सेम की समस्या के लिए नीदरलैंड ने हनुमानगढ़ में जल निकासी हेतु सहायता से इंडो उच्च योजना चलाई गई थी। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में जल निकासी हेतु सहयोग से नीदरलैंड है उसके सहयोग से इंडो डच योजना चलाई गई थी। ये पूछ सकता है कि इंडो डच योजना किससे संबंधित है, तो हमें ध्यान रखना कि सेम क्षेत्र के जो भी है उसके संबंधित है। दूसरा शेखावाटी प्रदेश, किस चोरू झुंझुनू व सीकर का क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। प्राचीन काल में शेख सामंतों का अधिकार था, जिसके कारण ही इसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। राजस्थान के अंत्य परवा का आंतरिक परवा क्षेत्र का भाग है। शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक परवा नदी है, जो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, जो कि सीकर के खंडेला के पहाड़ियों से निकलती है। शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी कांतली है। प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर का विस्तार झुंझुनू क्षेत्र में है। प्राचीन मृदा का बांगर, आपको पता है जलोढ़ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बांगर होता है जो कि प्राचीन जलोढ़ होता है, और जो नया जलोढ़ होता है, नया जलोढ़, उससे हम खादर कहते हैं, उससे हम
खादर कहते हैं, और जो पुराना जलोढ़ है उसे भांगर कहते हैं। शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण। छोटे तालाबों को शेर कहता है, पक्के कुएं को नाडा व कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है। यहाँ तंवर राजपूतों का क्षेत्रीय अधिकार था, इसलिए इसे तोरावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, जिसे हम तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। जोहड़ विकास कार्यक्रम। अब जोहड़ विकास कार्यक्रम एक मिनट कहाँ चला गया। जोहड़ विकास कार्यक्रम। जोहड़ विकास कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जोहड़ वाले बाबा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। हमें ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। शेखावटी प्रदेश सीकर में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया था, जिन्हें जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। ये नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र नागौर के लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचे अरावली पर्वत के पृथक उच्च भूमि का क्षेत्र है, जहाँ नागौरी उच्च भूमि को सोडियम लवणों की अधिकता के कारण यह लवणीय जिले या नमकीन जिले सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्योंकि नागौरी उच्च भूमि है तो वहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर उच्च भूमि में सोडियम लवणों की मात्रा अधिकता है, जिसके कारण पानी खारा है। नागौरी उच्च भूमि का भी वर्गीकरण किया गया है कि नागौरी उच्च भूमि का वर्गीकरण। मकराना क्षेत्र। मकराना आपको पता है कि पूरे राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा मकराना में है। दूसरा मांगलोद क्षेत्र। जिप्सम का भंडार सबसे ज़्यादा घोट मांगलोद के नाम से जाना जाता है। जाइल श्रेणी। फ्लोराइड युक्त जल जाइल में। कुब्बड़ पट्टी, जिसे हम बांका पट्टी भी कहते हैं, होज ब्लेड। ये जाइल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड जल युक्त पट्टी है, जिसके में अंदर मनुष्य के रीढ़ की हड्डी बांकी हो जाती है, जिसके कारण ही इसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा गया है, खारे पानी के कारण। गोंडवाना प्रदेश लुहणी बेसिन। 4 नंबर है गोंडवाना प्रदेश लुहणी बेसिन। पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर में स्थित प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, इसलिए हम गोंडवाना प्रदेश के भी कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ। अब राजस्थान में ध्यान रखना, एक तो 56 के मैदान है, 56 का मैदान जो प्रतापगढ़ में है, और एक ये 56 की पहाड़ियाँ हैं। ये 56 की पहाड़ियाँ पश्चिमी राजस्थान में माउंट आबू, पिंपलाद गांव, बाड़मेर को कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ जो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहता है? पीपलूद को कहा जाता है, जो कि कहाँ है? बाड़मेर में है। यहाँ 56 प्रकार के गुंबदाकार पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि बालोतरा बाड़मेर से सिवाना बाड़मेर में स्थित है। इस पहाड़ियों में नकोड़ा पर्वत बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। अब है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ जालौर में स्थित है। ध्यान रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? जालौर में। इस पहाड़ी पर डोरा पर्वत, जो कि 869 मीटर है, इकसराना भंडार 839 मीटर है, रोजा भाकर 730 मीटर है, जारोल 588 मीटर है, और सुंदा पर्वत 450 मीटर है। पश्चिम में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। जो पश्चिम में राजस्थान है उसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, ये हमें ध्यान रखनी है। ग्रेनाइट पर्वत जालौर में स्थित है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो ये था हमारे आज का पहला भौतिक प्रदेश, जो कि मरुस्थल था। तो हम मरुस्थल के बारे में आज जानकारी ली। कल हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है 2 नंबर भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का जो प्रदेश है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।